बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक रामदीन नाम का युवक रहता था। माँ बाप उसके मर चुके थे और आगे पीछे कोई नहीं था। रामदीन बहुत ही नेक और सीधा साधा लड़का था। बाजार में उसकी छोटी सी एक मेवों की दुकान थी। उसकी आमदनी अच्छी हो जाती थी। रात को जब वो थका हारा घर को लौटता तो घर सूना सूना सा लगता था। खुद ही 2 रोटियां पका लेता। कभी ज्यादा थका हुआ होता तो ऐसे ही सो जाता। हाँ, अगर कोई उसका रिश्तेदार होता तो शादी के बारे में सोचता। उसके पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी। सब उसे मौसी मौसी कहकर पुकारते थे। वो जगत मौसी थी। उसे रामदीन पर बड़ा ही तरस आता। जब भी किसी तीज त्योहार पर या किसी और मौके पर वो कुछ खास पकवान पकाती तो थोड़ा सा रामदीन को भी दे आती। मौसी की एक भांजी थी जिसका नाम था सितारा, जो दूसरे मोहल्ले में अपनी माँ के साथ रहती थी। गोरा रंग था उसका और बहुत ही सुंदर, लेकिन उसे अपने गोरे रंग और खूबसूरती पर बड़ा ही घमंड था। वह हर समय शीशे के सामने सजती संवरती रहती और खिड़की से ताक झांक करती रहती। उसकी विधवा माँ को लड़की की शादी की बहुत ही चिंता थी और अपनी बेटी के लक्षणों से वो बहुत ही परेशान रहती। लेकिन क्या करती, जेब में पैसा नहीं था और बिना दहेज के गरीब की बेटी कौन ब्याहता है। एक दिन विधवा माँ अपनी बहन यानी मौसी से मिलने आई तो अपनी बेटी के ब्याह का दुखड़ा लेकर बैठ गई। मौसी के दिमाग में फौरन पड़ोस के रामदीन का ख्याल आया। सोचने लगी, ऐसा शरीफ और सीधा साधा लड़का तो चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। उसने अपनी बहन से कहा, तू चिंता मत कर, मैं अपने पड़ोस के रहने वाले रामदीन से बात चलाती हूँ। बड़ा ही नेक लड़का है। बगैर दहेज में पैसा खर्च किए लड़की अपने घर चली जाएगी। उसी शाम मौसी एक प्लेट में 2 लड्डू लेकर रामदीन के घर पहुंची। रामदीन उस वक्त दुकान से लौटा था। उसे भूख लगी थी तो चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा था। मौसी को देखकर वो कमरे में आया और मौसी को बिठाया। मौसी बोली, बेटा दिन भर का थका हारा वापस आकर तू रोटी पकाता है, ये देखकर तो मेरा कलेजा जल उठता है। तू शादी ब्याह क्यों नहीं कर लेता? रामदीन बोला, मौसी तुम्हें तो मालूम ही है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। ये शादी ब्याह तो माँ बाप की जिम्मेवारी होती है। मेरा यहाँ पर कौन है जो मेरा ब्याह करवाएगा और मुझसे शादी करेगा भी कौन? मौसी ने तपाक से कहा, अरे ना बेटा ना, ऐसी बात नहीं करते। मैं अभी जिंदा हूँ ना, और फिर तुझ में किस बात की कमी है? कमाऊ बेटा है तू। वो सब तो ठीक है मौसी, लेकिन लड़की कहाँ पर है? मौसी ने झट उसके मुंह में लड्डू ठूस दिया और बोली, बेटा मेरी भांजी है जिसका नाम है सितारा। वो चांद सी खूबसूरत है, तू उसे देखता ही रह जाएगा। यूं तो उसके लिए ढेरों रिश्ते आए हैं, लेकिन मैंने तो अपनी बहन को साफ कह दिया कि रामदीन से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। मेरी सितारा है भी तो बहुत ही सुघड़ और तुम्हारा घर बन जाएगा। रामदीन को अपनी शादी की बात करते हुए बड़ी ही शर्म आ रही थी। वो धीरे से बोला, मौसी आप तो मेरी माँ की जगह पर हैं, जैसा आप ठीक समझें वैसा कर लें। मौसी ने मारे खुशी के दूसरा लड्डू खुद अपने ही मुंह में ठोस लिया और रामदीन को आशीर्वाद देते हुए वहां से चली गई। घर पहुंची तो मौसी अपनी बहन से बोली, लो भाई तेरा काम तो हो गया। इतना सीधा साधा लड़का तुम्हें 7 जन्म में कहीं ना मिलेगा। तेरी बेटी राज करेगी और रामदीन की अपनी दुकान है, अच्छा भला कमा लेता है। सितारा की माँ बोली, लेकिन बहन मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है कि दामाद के लिए 2 जोड़ी कपड़े ही बना सकूं और बारात को खाना खिला सकूं। मौसी बोली, तुम उसकी फिक्र ना करो, मैं सब कर लूंगी। अगले दिन मौसी लड्डू लेकर रामदीन के घर पहुंची और बात पक्की होने की बधाई दी। रामदीन का दिल तो मानो उछलने लगा। खुशी के मारे उसे सांस ही नहीं आ रही थी। मौसी, अब जो भी इंतजाम करना है वो आपको ही करना है।
अरे रामू, तू फिक्र ना कर बेटा, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ, कुछ नगद रुपया है तो वो दे दे। खुशी के मारे रामदीन के हाथ पैर फूल गए थे। जल्दी से कमरे में गया और जो कुछ भी जमा पूंजी थी थैली में लाकर मौसी के हाथों में रख दी। मौसी को तो मानो मन की मुराद मिल गई थी। थोड़े से पैसे उसने अपने पास रखे और बाकी थैली अपनी बहन को सौंप दी। कहने लगी, लो अब सोच समझ कर खर्च करना। अगले महीने ही रामदीन की शादी हो गई। थोड़ी सी बारात थी। रामदीन के ज़्यादा दोस्त और जानने वाले भी नहीं थे। उसका एक दोस्त था जिसका नाम था सज्जन, और आसपास के कुछ दुकानदार उसकी बारात में आए थे। रामदीन चांद की तरह गोरी बीवी पाकर फूला ना समाया। दूसरे दिन उसने 4-5 लोगों को अपने घर पर दावत पर बुलाया। सज्जन भी अपनी माँ और बहन के साथ उसके घर पर आया था। वो रामदीन के सिर हो गया कि मैं तो भाभी की मुंह दिखाई करूंगा। एक ही तो देवर हूं और देवर से शर्म कैसी। रामदीन बेचारा सीधा साधा था। दोस्ती की वजह से वो मान गया। सज्जन ने सोने का पानी चढ़ी हुई चांदी की बालियां मुंह दिखाई में दे दी। सितारा तो खुश हो गई। इतनी कीमती मुंह दिखाई तो उसे किसी ने नहीं दी थी। असल में रामदीन का दोस्त सज्जन ये अपने नाम के बिल्कुल ही उल्टा था। ये एक नंबर का बदमाश था। खाते पीते बाप का बेटा था। बाप का अपना कारोबार था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। थोड़ी बहुत देर तक वो कारोबार पर बैठता और फिर दिन भर आवारागर्दी करता। रामदीन के साथ वो पाठशाला में पढ़ा था, वहीं से दोस्ती हो गई थी। वैसे दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। रामदीन अपने अच्छे व्यवहार के कारण सबको अपने जैसा समझता और सब पर विश्वास कर लेता। उधर सितारा रामदीन की सादगी से परेशान थी। वो चाहती थी कि वो बनी सवरी बैठी रहे और रामदीन उसकी खूबसूरती की तारीफ करता रहे। रामदीन उसे बहुत ही प्यार करता था, लेकिन ना तो उसे ऐसे चोचले आते थे और ना ही उसे वक्त मिल पाता था। बीवी के चोचले उठाता तो दुकान कैसे चलती। फिर भी वह हर दूसरे तीसरे दिन अपनी पत्नी के लिए तोहफे ले आया करता था। कभी चूड़ियाँ तो कभी सस्ते से झुमके। लेकिन सितारा को ये सब पसंद नहीं आते थे। सितारा को दुख था कि उसके पास सोने का एक भी जेवर नहीं है, सिवाय उन बालियों के जो रामदीन के दोस्त सज्जन ने उसे दी थी। वो हर वक्त रामदीन को ताने देती रहती। शाम को रामदीन जब घर लौटता तो खाना पका हुआ नहीं होता था। उसकी पत्नी कहती कि लकड़ियां गीली थी, कभी कहती कि मेरे सिर में दर्द रहता है। रामदीन बेचारा कभी खुद चूल्हा फूंकता तो कभी बाजार से पका पकाया खाना ले आता। उसे अपनी कम कमाई का इतना एहसास कभी ना हुआ था जितना अब हो रहा था, और उसे ये भी दुख था कि वो अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाता। दूसरी तरफ जब वो दुकान पर चला जाता तो उसका दोस्त सज्जन उम्दा मिठाइयाँ, कीमती तोहफे लेकर आता। धीरे धीरे बेवकूफ़ सितारा सज्जन के जाल में फंसती चली गई। सज्जन ने उसे समझाया कि तुम जैसी खूबसूरत औरत को तो राजकुमारियों की तरह रहना चाहिए। तुम कहाँ इस फकीर रामदीन के चक्कर में फंस गई। सितारा को भी लगने लगा कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है जो उसे रामदीन जैसे गरीब आदमी के साथ ब्याह दिया गया है। उसे तो सज्जन जैसे किसी पैसे वाले की बीवी होना चाहिए था जो उसके लिए कीमती तोहफे लेकर आता और हर वक्त उसकी खूबसूरती की तारीफ करता। आखिर सज्जन ने उसे समझाया कि अपने पति को व्यापार करने के लिए परदेश भेज दो, फिर हम लोग आज़ादी से मिला करेंगे। मैं तुम्हें सोने के गहने बनवा कर दूंगा। सितारा उसके बहकावे में आ गई। उसने रामदीन का सर खाना शुरू कर दिया कि इस छोटी सी मेवे की दुकान में तुम कभी ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। ऐशो आराम की ज़िंदगी हम कभी नहीं बिता पाएंगे जब तक कि तुम परदेश में जाकर कमाई नहीं करते। तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं कि एक नौकरानी ही रख लो। मैं सारा दिन काम करते करते मर जाती हूँ। दिन भर चूल्हा ही फूंकती रहती हूँ।
मैंने तो अपनी अम्मा के घर पर भी कभी इतना काम नहीं किया। अब रोज रोज की शिकायतों से तंग आकर रामदीन ने परदेश जाकर कमाई करने का फैसला कर लिया। सज्जन को दोस्त मानकर उसने इस बारे में सलाह ली तो सज्जन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। रामदीन ने अपनी दुकान 1 साल के लिए पड़ोसी दुकानदार को दे दी और उससे जो भी पैसे मिले उससे व्यापार करने के लिए कुछ माल खरीदकर वह सफर पर जाने के लिए तैयार हो गया। पत्नी ने झूठे टसुए बहाते हुए कहा, देखना जब तुम वापस आओगे तो हमारे दिन फिर जाएंगे। हम दोनों के बेहतर भविष्य के लिए मैं तुमसे दूर भी रह लूंगी। भारी दिल के साथ रामदीन सफर के लिए रवाना हुआ। जाते जाते वो सज्जन से कहकर गया कि जरा अपनी भाभी का ख्याल रखना, तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ, इसे कोई तकलीफ ना हो। सज्जन ने विश्वास दिलाया कि तुम निश्चिंत होकर जाओ, भाभी को मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। 1 साल तो पलक झपकते ही गुजर जाएगा। उस जमाने में रेल और गाड़ियां तो नहीं थी, लोग बैलगाड़ियों पर सफर करते थे। 1 महीने का सफर तय करके रामदीन एक बड़े नगर में पहुंचा और एक छोटी सी सराय में ठहरने का इंतजाम किया। सराय का मालिक एक बहुत ही बूढ़ा और भला आदमी था। उन्होंने रामदीन को सराय में एक कोठरी किराए पर दे दी। वहीं सराय में वो दोनों समय खाना खा लेता। सराय के मालिक को जब मालूम हुआ कि रामदीन 1000 मील दूर से व्यापार करने के लिए आया है और पैसा कमाना चाहता है, तो उन्होंने रामदीन को समझाया कि बेटा व्यापार जरा संभल कर करना, इस शहर के लोग बहुत ही बेईमान और कामचोर हैं। रामदीन ने उनकी सलाह को ध्यान में रखकर वहां पर व्यापार किया। लगभग 10 महीने व्यापार करने के बाद रामदीन को घर की बहुत ही याद आने लगी और उसने वापस अपने घर जाने का फैसला किया। जबकि उसने अपनी पत्नी सितारा को एक चिट्ठी लिखी थी कि वो 2 महीने बाद आएगा और उसके लिए तोहफे भी खरीद कर लाएगा। लेकिन अब घर की बहुत ही याद आने के कारण उसने पहले ही जाने का फैसला कर लिया था। व्यापार का सारा सामान बिक चुका था और उसे अच्छा मुनाफा भी हुआ था। जाते समय उसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया किया और कहा कि उसने बाप की तरह से उसकी मदद की है। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा कोई बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी है। तुम्हें देखते ही मुझे महसूस हुआ कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो तुम जैसा ही होता। जिंदगी रही तो तुमसे मिलने आऊंगा। तुम इतने अच्छे और इतने सीधे साधे हो कि जी चाहता है कि तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत ना हो। तुम एक व्यापारी हो तो अक्सर तुम्हें सफर पर आना जाना पड़ेगा, इसीलिए मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली नसीहत ये है कि जहाँ तक हो सके रोजी रोटी कमाने के लिए परदेश ना जाना। अपने देश में जो भी रूखी सूखी मिले वो परदेश की रोटी से कहीं अच्छी होती है। भगवान ने सबके लिए रोजी रोटी का इंतजाम किया है। जो कुछ भी तुम्हारी किस्मत में होगा वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। दूसरी नसीहत ये है कि कभी औरत के कहने में आकर परदेश के सफ़र पर मत निकलना। घर की औरतें कारोबार और व्यापार के बारे में कुछ नहीं जानती। और तीसरी नसीहत ये है कि कभी पत्नी को दोस्त के भरोसे पर छोड़कर सफ़र पर मत जाना, चाहे दोस्त कितना भी अच्छा क्यों ना हो। ये सब सुनकर रामदीन बोला, बाबा मैंने तो ये तीनों काम किए हैं जिनके ना करने की आपने नसीहत दी है। रोजी रोटी की तलाश में मैं परदेश का सफ़र करके आया हूँ और ये सफ़र पत्नी के जोर देने पर ही किया और अपने दोस्त को पत्नी का ख्याल रखने की जिम्मेवारी सौंप कर आया हूँ। बूढ़े ने कहा, बेटा सच में तुम बहुत ही सीधे और नेक आदमी हो, लेकिन दुनिया में हर कोई ऐसा नहीं होता। अब जाओ और यूं समझो कि तुम्हारे घर में चोर घुस गया है, लेकिन खबर देकर मत जाना और जो भी तमाशा देखो उसके मुताबिक एक मर्द की तरह फैसला करना। रामदीन उसी वक्त घर के लिए रवाना हो गया। लगभग 1 महीना उसे रास्ते में लग गया। घर पहुंचा तो शाम का समय हो चुका था। उसे बूढ़े की बात याद में आई कि खबर करके घर में मत जाना। उसने सामान
बाहर ही रख दिया और दबे पांव चुपचाप घर में दाखिल हो गया। जहां पर कमरे की खिड़की थी, वो खिड़की से अंदर झांकने लगा तो कमरे में रोशनी हो रही थी। अंदर से सितारा और सज्जन के हंसने और बोलने की आवाजें आ रही थी। रामदीन दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया और वैसे भी बाहर अंधेरा छाया हुआ था। सितारा सज्जन को रामदीन का लिखा हुआ खत सुना रही थी कि वो 2 महीने बाद अपने घर वापस आएगा और उसे छोड़कर कभी वापस नहीं जाएगा। खत में ये भी लिखा है कि उसने सितारा के लिए बूंदी, पायल और झुमके जैसे तोहफे खरीदे हैं। सितारा और सज्जन उसकी चिट्ठी का मजाक उड़ा रहे थे। सज्जन ने कहा, अरे वो रहेगा फकीर का फकीर ही, 2 रुपए वाला सामान खरीद कर रोब जमाएगा। मैं तुम्हारे लिए जो बाजूबंद लाया था वो पूरे 100 रुपए का था। सितारा बोली, तुम्हारा और उसका क्या मुकाबला। मुझे तो ये सोचकर उलझन हो रही है कि वो आएगा तो हम कैसे मिलेंगे। सज्जन बोला, तुम 2-3 महीने के बाद फिर उसे व्यापार के लिए परदेश भेज देना। उस गधे की नकेल अब तुम्हारे ही हाथ में है। इस बात पर दोनों ठहाका लगाकर हंसने लगे। रामदीन सब कुछ सुन रहा था। उसका तो गुस्से के मारे बुरा हाल हो रहा था। उसी वक्त जाकर उसने धड़ाधड़ दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। सितारा ने दरवाज़ा खोला। रामदीन को देखकर उसकी वो हालत हुई कि काटो तो बदन में खून ना निकले। पीछे पीछे सज्जन भी आ गया। रामदीन पर उसकी नज़र पड़ी तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर वो रामदीन से बोला कि वो मैं भाभी का हालचाल मालूम करने आया था कि कहीं इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। रामदीन का दिल तो कर रहा था कि वो सज्जन का मुंह नोच ले, पर अपने पर काबू करते हुए वो बोला, अब तुम इसे अपने ही घर ले जाओ ताकि इसकी ज़रूरतों का अच्छी तरह से ख्याल रख सको। मेरा अब इससे कोई रिश्ता नहीं है। सितारा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और फिर सज्जन भी चोरी पर सीना जोरी करते हुए रामदीन को बुरा भला कहने लगा और बोला, भलाई का तो अब जमाना ही नहीं है। मैं तो भाभी समझकर इतने दिन इसकी पत्नी की देखभाल करता रहा और अब ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के लोग भी जमा हो गए। सबने रामदीन से कहा, रामदीन तुमने बहुत ही अच्छा किया जो वापस लौट आए और इस औरत के साथ रिश्ता तोड़ दिया। ऐसी औरत के साथ यही होना चाहिए था। हम तो इतने दिनों से इन दोनों की बेशर्मी देख रहे थे, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कारण ही चुप थे। ये शरीफ लोगों का मोहल्ला है और हम लोगों के घर में भी बहू बेटियां हैं। ये खबर सज्जन के माँ बाप तक पहुंची तो वो भी अपने बेटे की करतूतों पर बड़े ही नाराज और शर्मिंदा हुए। रामदीन ने सज्जन की माँ से कहा, मौसी आप अपने बेटे का ब्याह सितारा से कर दो। मैं नहीं चाहता कि सितारा बेघर हो जाए और वैसे भी ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक साथ खुश रहेंगे। सज्जन ने बहुत हाथ पैर मारे लेकिन उसकी एक ना चली। सज्जन की माँ सितारा को अपने घर ले गई ताकि सही मुहूर्त पर दोनों की शादी करवा सके। इस हंगामे में आधी रात बीत चुकी थी। रामदीन लंबे सफर से आया था और थका हुआ था। ये सब कुछ देखकर वो बिल्कुल ही टूट सा गया। 2 दिन तक तो वो घर से बाहर ही ना निकला। उसे परदेश वाले बूढ़े बाबा और उनकी बातें याद आ रही थी। जैसे तैसे उसने महीने 2 महीने गुजारे लेकिन किसी काम में उसका मन ना लगता था। तो फिर से वो सफ़र पर निकल पड़ा और बूढ़े बाबा के घर जा पहुंचा। बूढ़े ने उसे गले से लगाया और तसल्ली देते हुए समझाया, बेटा जो कुछ भी हुआ अब उसे भूल जाओ। सितारा तुम जैसे नेक लड़के के काबिल नहीं थी। शुक्र करो कि भगवान ने तुम्हारा पीछा उससे छुड़वा दिया। मेरी एक ही बेटी है, मैं अपने मुंह से उसकी तारीफ नहीं करूंगा, मगर बहुत ही नेक और घरेलू लड़की है। तुम उसके साथ खुश रहोगे। अगर तुम राजी हो जाओ तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। रामदीन तो पहले से ही बूढ़े बाबा की बहुत ही इज्जत करता था। वो इस रिश्ते के लिए तैयार हो गया
दोनों की शादी कर दी गई और फिर बूढ़े ने कहा, अब तुम अपने देश में जाकर व्यापार करो और खुश रहो। रामदीन ने जिद की कि बाबा आप भी हमारे साथ ही चलिए, यहाँ पर आपकी देखभाल करने वाला कौन है, हमारे साथ रहेंगे तो हमारे घर में भी बरकत हो जाएगी। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मानो भगवान का आशीर्वाद होता है। रामदीन की जिद के आगे बूढ़े बाबा मजबूर हो गए और वैसे भी वो उस शहर में नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अपनी सराय बेच दी और रामदीन के साथ आ गए। उनकी समझदारी भरी नसीहतों पर चलकर रामदीन ने बहुत ही तरक्की की और अपने शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया।